वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 1 जुलाई 2021 और 1 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में होती है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया। आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इसका मतलब पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी जून वाला अपडेट नहीं हुआ है तो कुछ समय में ये अपडेट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि पटना हाईकोर्ट के हाल ही के निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 वर्ष के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक बार ही 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर कीजिए और आप इसे डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जुलाई माह से संबंधित प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। आज है 1 जुलाई और आज है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस। तो ये सारे दिवस यहाँ से आप याद रखिए। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं यहाँ पर दिवस और थीम को भी अपडेट करता चलूंगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछले 5 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये 5 माह का वीडियो और पीडीएफ चैनल पर अपलोड है। आप जाइए वहाँ पर देखिए, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि खास करके 1 से 1.5 साल के प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सारे वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं सीधे पहले प्रश्न को। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे वो भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता दूं कि 8 नवंबर 2020 से शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भारतीय वायुसेना ने एनओसी दे दी है। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि इसके विस्तार के लिए एनओसी भी भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया गया है, लेकिन बात यहाँ पे आई है दरभंगा एयरपोर्ट की। तो एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो मतलब कि जो उड़ान की जो शुरुआत हुई थी, पहली बार जो उड़ान भरी गई थी ये 8 नवंबर 2020 ईस्वी से शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे दूसरा पॉइंट में लिखा गया कि जिसके तहत अब दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और रनवे विस्तार को लेकर कुल 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि वर्तमान में दरभंगा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना की 2.3 एकड़ भूमि पर अंतरिम टर्मिनल भवन के जरिए कार्य कर रही है। तो 2.3 से बढ़ा करके 78 एकड़ किया जाएगा। और यहाँ पर यह सारी बात आप याद रखिए, यह निसंदेह ही आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है, यानी कि सर्टिफिकेट जारी किया है, किस मंदिर के लिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महावीर मंदिर पटना। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि बिहार के पटना स्थित महावीर मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है। और यह जारी किए जाने के बाद अब देश में दूसरी कोई संस्था या फिर व्यक्ति राम रसोई का नाम मतलब कि नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। तो इस पर पूरी तरह से जो मतलब अधिकार हो गया ये मतलब पटना स्थित महावीर मंदिर का हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है नवंबर 2019 में रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम रसोई अयोध्या में प्रारंभ की गई थी, जो कि पटना महावीर मंदिर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था और यही फैसला के बाद ये मतलब कि राम रसोई का शुरुआत किया गया था पटना महावीर मंदिर के द्वारा यहाँ पर अयोध्या में। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि महावीर मंदिर बिहार का पहला और देश का 10वां मंदिर है जहाँ के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है। ये सारे तथ्य मैंने जब ये मतलब घोषणा होता था तो तभी भी मैंने आपको बताया है। हालांकि ये सभी फैक्ट जो है ये 2021 के ही हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बिहार करंट अफेयर्स के नाम पे आप ये सीरीज चला रहे हैं तो करंट अफेयर्स बिहार का है ही नहीं। तो देखिए मेरा ये मकसद है कि 3 से 4 करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट हो उसको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि देखिए बिहार करंट अफेयर्स ज़्यादा अधिकतर नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखिए लूट मार डकैती वाला अगर मैं यहाँ पे शामिल करने लगा, क्योंकि वो सब एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बिहार के बनते हैं, जैसे कि मैं आपको रोजाना
रोजाना यहाँ पे जनवरी से लेकर अब तक प्रोवाइड किया हूँ, उसी तरह से हमारा ये सीरीज चलेगा। और मंथली वीडियो भी आता है, मंथली पीडीएफ भी आता है बिहार करंट अफेयर्स का, तो वहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप क्या चीज़ पढ़ते हैं एग्जाम को पास करने के लिए, बल्कि ये भी जरूरी है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए। बेकार का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप मुझ पर यकीन कीजिए, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि इसमें बिहार करंट अफेयर्स तो है ही नहीं, तो ध्यान दीजिए बिहार करंट अफेयर्स है। 3 से 4 प्रश्न मैं डालता हूं जो कि अच्छे प्रश्न होते हैं, जिसकी संभावना बनती है पूछे जाने की। तो ये सारे तथ्य यहाँ से आप याद रखिए, बेमतलब का कमेंट मत कीजिए। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे नॉलेज है इस विषय में, तभी तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझ पर आप लोग यकीन रखिए, मैं आपको बेहतर दे रहा हूँ और देते रहूँगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, यह है कि हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? तो ये आदेश अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये आदेश पारित किया गया है। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने सभी विभागों को संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। और अगर कोई भी सरकारी सेवक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं या फिर छुपाते हैं तो उनके खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, ये बिहार सरकार का फैसला जो कि अभी हाल ही में आया है और ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। जो भी सरकारी कर्मचारी से मानने से इनकार करते हैं तो उन पर करप्शन का मतलब कि करप्शन एक्ट लगाकर इस पर केस दर्ज किया जाएगा। तो ये आपको यहां से याद रखना है। चलिए, अब यहां पर बात आई है बिहार की। तो बिहार से संबंधित कुछ जानकारी है, उन्हें एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल के साथ साझा होती है। और वहीं राज्य की अगर बात किया जाए तो 3 राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अब यहाँ पर आपसे जाते हैं, बिहार की राजधानी है पटना, वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा, जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार राज्य की जो प्रथम राजभाषा है ये हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू। और बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार के प्रमुख लोक नृत्य जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब यहाँ पे बात आई है मुख्यमंत्री की। तो यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप याद रखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हाल ही में अपने दोनों आंखों का इलाज कराने दिल्ली गए थे, जो कि मतलब कल ही आए हैं बिहार वापस। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी कि MWC 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो MWC यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 2021 का ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर आपसे देश पूछा जाए तो ये स्पेन होगा, बल्कि यहाँ पर अगर शहर का नाम हो तो बार्सिलोना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बार बता दूं कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की शुरुआत 28 जून 2021 को बार्सिलोना स्पेन में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष इस इवेंट में नोकिया, गूगल, फेसबुक, जियोमी और सोनी जैसे आदि मतलब ब्रांड इसमें शामिल हुए। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना दूरसंचार उद्योग में नवाचारों पर केंद्रित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है और इस कार्यक्रम में प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों, घटक निर्माताओं, स्मार्टफोन कंपनियों, मीडिया और दुनिया भर के दूरसंचार मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो आपको ये याद रखना, अभी हाल ही में 2021 में ये बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया है। चलिए, उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लेशियल लेक एटलस का विमोचन किया गया है? तो ग्लेशियल लेक एटलस का विमोचन अभी हाल ही में जो किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंकज कुमार। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में हिमनद झील एटलस या फिर ग्लेशियल लेक एटलस का विमोचन किया है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। कभी आपसे हिमनद झील एटलस भी पूछा जा सकता है या फिर ग्लेशियल लेक एटलस भी पूछा जा सकता है, तो दोनों एक ही है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा, अभी इसका जो विमोचन किया गया अभी हाल ही में, ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री पंकज कुमार के द्वारा किया गया है। और यह हिमनद झील एटलस गंगा नदी घाटी से पैदा होने वाली हिमनद झीलों पर आधारित है। यह आपको याद रखना है। और यहाँ पे आगे है कि इसमें गंगा नदी बेसिन के अध्ययन में भारत का हिस्सा और सीमा पार क्षेत्र आदि शामिल है। इस एटलस में ये सारी मतलब के क्षेत्र शामिल है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को कितने माह के लिए बढ़ा दिया है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को 5 माह के लिए बढ़ाया गया, यानी कि ये नवंबर 2021 तक अब ये लागू रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को 5 माह के लिए बढ़ा दिया है। अर्थात अब यह
नवंबर 2021 तक लागू रहेगी, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। ये योजना को बढ़ाते हुए नवंबर 2021 तक इसे लागू रहने की मतलब योजना तैयार की गई है। और यहाँ पे आगे है कि इस कार्यक्रम के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई से नवंबर महीने के लिए 198.78 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। और केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2020 को लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न हो, इसलिए यह योजना शुरू की थी। आपको यहाँ पे इस योजना का नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 26 मार्च 2020 को लॉकडाउन के मतलब को मद्देनजर रखते हुए ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च यहाँ पे बात आई है लॉकडाउन की, तो जनता कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया था पिछले वर्ष 2020 में, ये 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार जनता कर्फ्यू का ऐलान पूरे भारतवर्ष के इतिहास में 22 मार्च 2021 को किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 600 लाइक का। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। प्लीज अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक है कौशिक बसु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में लिखित पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, पॉलिसी मेकर जनरल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी के लेखक भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही वो पुस्तक है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि यह पुस्तक कौशिक बसु के 7 वर्षों के कैरियर पाठ्यक्रम को दर्शाती है। और यहाँ पे आगे है कौशिक बसु के बारे में कुछ जानकारी जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कौशिक बसु 2009 से 2012 तक यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। और उसके बाद 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके थे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। जो भी मतलब चर्चे में होता है उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो आपको रिकॉल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से इतनी सारी संबंधित चीज़ों को आप याद रखिए कि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान 2009 से लेकर के 12 तक ये मतलब कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवा दिए थे। और उसके बाद पुनः मतलब कि उसके उसी साल से यानी कि 2012 से ही 2016 तक ये विश्व बैंक के मुख्य मतलब कि अर्थशास्त्री के रूप में भी इन्होंने सेवा दी थी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। और यहाँ से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। हालांकि ये बहुत बड़ा नाम है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम है पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीपिका कुमारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता दूं कि हाल ही में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक जीतने के साथ भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी विश्व रैंकिंग में फिर नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुकी है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है दीपिका कुमारी और ये झारखंड की रहने वाली। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया है कि पहली बार वो वर्ष 2012 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी, यानी कि पुनः 2012 के बाद अब फिर से ये नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि 27 वर्षीय दीपिका कुमारी झारखंड के रांची जिले की रहने वाली है। तो यहाँ से ये सारी जानकारी याद रखिए। ये अभी हाल ही में यहाँ जो मतलब कि तीरंदाजी विश्व कप जो चल रहा है पेरिस में, वहाँ पर इन्होंने अभी तक 3 स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर ये जानकारी अपडेट होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को फुकुओका पुरस्कार, फुकुओका प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले ये जो पत्रकार है इनका नाम है पी साईनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर है कि हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक पालागुम्बी साईनाथ को इस वर्ष जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है पालागुम्बी साईनाथ या फिर पी साईनाथ। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कि इनके साथ जापान के इतिहासकार किशिमोतो मियो और थाईलैंड के लेखक और फिल्म निर्माता प्रवदा यू को भी सम्मानित किया गया, यानी कि इनके साथ 2 लोगों को सम्मानित किया गया, यानी कि कुल मिलाकर 3 लोगों को इस फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि जापान में इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने के काम करने वाले लोगों और संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, यही इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इससे पहले संगीतकार AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस भारतीय को, यानी कि पी साईनाथ के अलावा किस और भारतीय को, मतलब कि ये फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप इस प्रश्न से याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अनुबंध संबंधी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल शुरू किया है? तो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल अभी जो शुरू किया गया है, ये अभी हाल ही में न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में न्याय विभाग ने अनुबंध संबंधी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल शुरू किया है। आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये अभी न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पर इस पोर्टल का मतलब क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य देश भर में कारोबार करना आसान बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना तथा अनुबंध परिवर्तन प्रणाली में सुधार करना और वाणिज्यिक कानूनों के संग्रह को सुगम करना, ये इसका मतलब कि उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है ये इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल का ये उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया, भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम 1957 के अधीन विधि और न्याय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया था, जो कि अक्टूबर 1957 में लागू किया गया था। यानी कि भारत में विधि सेवा की जो शुरुआत हुई थी, ये अक्टूबर 1957 से लागू किया गया था। आपको यहाँ से ये फैक्ट भी याद रखना है। हालांकि यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, यहाँ पर मतलब ये जो पोर्टल है, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में, देश भर में कारोबार जो है उसको मतलब आसान बनाने की दिशा में, ये मतलब कि ये सारी कार्यों को सुलभ करेगा, आसान बनाएगा। इसी उद्देश्य से ये न्याय विभाग के द्वारा भी हाल ही में इस पोर्टल का शुरुआत किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा इस राहत पैकेज की घोषणा की गई, जो कि कोरोना महामारी में मतलब कि इस लड़ाई के खिलाफ इसे मतलब मजबूत बनाने की दिशा में ये मतलब कि घोषणा किया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6,28,993 करोड़ रुपये मतलब कि जारी किया गया राहत पैकेज के रूप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपये राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी राशि का मतलब घोषणा किया गया। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जिसके तहत इन राशि के लिए कुल 17 उपायों की घोषणा की गई, यानी कि 17 उपाय, यानी कि 17 क्षेत्र में ये मतलब कि इसके कोरोना महामारी से निपटने के लिए खर्च किए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी किया है? तो ये साझेदारी अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बता दूं कि हाल ही में उड़ीसा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए भी साझेदारी किया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये उड़ीसा सरकार और इन दोनों के मध्य में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा गया है जिसमें आजीविका के पहल को मजबूत करने और राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचकर घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका और आय में वृद्धि करना आदि शामिल है। और यह साझेदारी दिसंबर 2023 तक के लिए की गई है। यहाँ पर बात की जाए तो महिलाओं की आजीविका को बेहतर कराना, महिलाओं को सशक्तिकरण को ध्यान रखना, आजीविका के लिए आय में वृद्धि करना, ये सारी चीजें यहाँ पर मतलब सारी चीजें इसका मतलब उद्देश्य है। इस मतलब जो मतलब साझेदारी किया गया है, ये इसी उद्देश्य को ध्यान रख के किया गया है। और ये जो साझेदारी है ये दिसंबर 2023 तक के लिए किया गया है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। और यहाँ पे बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ चीजें उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में उड़ीसा की स्थिति है और उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। और उड़ीसा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ एक राज्य है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह उस प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था और इस युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यतीत होकर अंततः बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपसे पढ़ते हैं इतिहास में कि 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में भयानक रक्तपात को देखते हुए अशोक ने मतलब कि बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाया था, यानी कि युद्ध की नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म की नीति को अपनाया था। और इसी क्रम में इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि आधुनिक ओडिशा राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को भारत के एक राज्य में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा भारत का 9वां और जनसंख्या के अनुसार
अनुसार 11वां सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की जो राजधानी है यह भुवनेश्वर, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और वर्तमान में राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने निजी कंपनियों को देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। तो भी ये अनुमति अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो कि आपको याद रखना है। तो हाल ही में भारत सरकार ने निजी कंपनियों को देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। लेकिन यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि लेकिन इसके लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये जो मतलब कि कार्य करने की जो अनुमति दी गई है, जो लॉन्च साइट स्थापित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन जो भी कंपनी ये स्थापित करेगी उसको सबसे पहले इसे अनुमति लेना पड़ेगा सरकार से। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस मसौदा राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति 2020 को अंतरिक्ष विभाग द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं मतलब आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में रेबिज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। आप इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। जो भी जानकारी मैंने आपको बताया आप सारे को यहाँ पर लिखिए। देखिए, जब आप किसी आंसर को लिख देते हैं डिटेल में तो आपको मतलब कि याददाश्त शक्ति जो है वो मतलब बढ़ती है। तो इसीलिए जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ आप उसे विस्तार पूर्वक जरूर लिखा कीजिए। और रही बात पेड ग्रुप की, जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें PRI21 लिख के मैसेज कर सकते हैं। डेमो PDF मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना या फिर नहीं। पेड ग्रुप में आपको 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।